नमस्कार, मैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार सिंह, राजकीय महाविद्यालय भद्रोज खान। आज का हमारा अर्थशास्त्र के अंतर्गत मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत मुख्य विषय है वित्तीय नीति तथा आर्थिक विकास। इसे हम राजकोषीय नीति या आर्थिक विकास भी कहते हैं। वित्तीय नीति से तात्पर्य सरकार की व्यय, कर, ऋण तथा ऋण प्रबंधन से संबंधित नीतियों तथा कार्यकलापों से है, जिसका प्रयोग सरकार रोजगार, उत्पादन, राष्ट्रीय आय तथा मूल्य स्तर पर वांछित प्रभाव लाने के लिए करती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि राजकोषीय नीति के अंतर्गत सरकार की वास्तव में टैक्स पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, डेब्ट पॉलिसी, इन सारी पॉलिसियों को, जितनी सरकार अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए, समग्र रूप में चलाने के लिए पॉलिसी लगाती है, उनको एक साथ प्रयोग, जिसके माध्यम से अर्थव्यवस्था में एम्प्लॉयमेंट और प्रोडक्शन मैक्सिमम हो सके तथा प्राइस लेवल एक स्टेबल रेट से, एक निश्चित गति से ही वृद्धि करे। अर्थात ये भारत सरकार की या गवर्नमेंट, किसी भी गवर्नमेंट की समग्र पॉलिसी होती है, जिसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था का विकास करना होता है। सरकार की राजकोषीय नीति का सीधा तात्पर्य यह है कि सरकार अपनी आय में तेजी से वृद्धि कर सके, जिसके परिणाम स्वरूप उसका कोष बड़ा हो। द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड मस्ट बी इंक्रीज, और उस फंड को वास्तव में ऑप्टिमम एक्सपेंडिचर मेथड के माध्यम से लोगों के कल्याण को बढ़ाए, यही टारगेट होता है राजकोषीय नीति का। जब हम परंपरागतवादी अर्थशास्त्रियों की बात करते हैं तो वास्तव में वहां पर तटस्थ न्यूट्रल फिस्कल पॉलिसी की बात करते हैं। अर्थात सरकार का रोल बहुत लिमिट था। सरकार का मुख्य कार्य राज्य की रक्षा करना, पुलिस प्रशासन को मेंटेन रखना इत्यादि था, लेकिन मार्केट मैकेनिज्म को वो हस्तक्षेप नहीं करते थे। ये लोग सरकार के व्यय को वास्तव में फालतू का व्यय मानते थे। लेकिन कीन्स रिवॉल्यूशन के बाद ये एक्सेप्ट कर लिया गया कि वास्तव में गवर्नमेंट मार्केट मैकेनिज्म को अपने अकॉर्डिंग चला सकती है। सरकार को आगे आना चाहिए फ्रंट में, और सरकार को चाहिए कि वो वास्तव में मार्केट से, इकोनॉमी से रिसोर्स को कलेक्ट करे और उसको मैनेजमेंट मेथड से इकोनॉमी में खर्च करे, ताकि इकोनॉमी में पॉवर्टी कम हो, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, प्रोडक्शन बढ़े, प्राइस स्टेबल रहे और इकोनॉमिक डेवलपमेंट तेजी से हो सके। प्रोफेसर कीन्स के अनुसार हम बात करते हैं तो प्रोफेसर कीन्स ने बताया कि वास्तव में राजकोषीय नीति का उद्देश्य ये होता है कि अर्थव्यवस्था में मार्केट मैकेनिज्म को प्रॉपर चलाया जाए, जिसके लिए सरकार को सभी क्षेत्रों में कंट्रोल रखना होगा, और विकासशील अर्थव्यवस्था के संदर्भ में सरकार को उद्देश्य बनाने होंगे और उस उद्देश्य के अनुसार ही अपनी मौद्रिक नीति, कर नीति, ऋण नीति को इंप्लीमेंट करना होगा। जहां विकसित राष्ट्रों की राजकोषीय नीति की बात होती है, विकसित राष्ट्रों की समस्या प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट ऑप्टिमम करना नहीं होता। वहां पर एग्रीगेट डिमांड बढ़ाने की बात की जाती है, अर्थात उनकी समग्र मांग बढ़ाई जाए ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके। लेकिन डेवलपिंग कंट्री के संदर्भ में डेवलप कंट्री की अपेक्षा अलग टारगेट होता है। यहां पर प्रभावी मांग बढ़ाने की अपेक्षा वास्तव में यहां पर पूंजी निर्माण पर ज्यादा सरकार को जोर देना होगा। एक विकासशील राष्ट्र के संदर्भ में यदि हम देखते हैं तो एक विकासशील राष्ट्र में एक वित्तीय नीति के निम्न उद्देश्य होते हैं। प्रोफेसर राजा जे चलैया के अनुसार इसका प्रारूप मुख्य रूप से 3 बातों पर निर्भर करता है। पहला, देश का स्वभाव तथा उसकी समस्याएं क्या हैं। दूसरा, देश के आर्थिक विकास की अवस्था क्या है। और तीसरा,
आर्थिक प्रेरणाओं के परिणाम स्वरूप आर्थिक प्रणाली द्वारा अनुक्रिया की लोच जो वित्तीय प्रेरणा दी जाती है उनके कारण अर्थव्यवस्था की इकाइयों के व्यवहार पर क्या प्रभाव पड़ता है, इन 3 बातों पर उन्होंने विशेष रूप से फोकस किया है। विकासशील राष्ट्र जैसे भारत के संदर्भ में यदि हम राजकोषीय नीति की बात करें तो आज भारत गरीबी के दुष्चक्र में फंसा हुआ है। मोस्ट ऑफ द 50% पॉपुलेशन हैविंग नॉट अ प्रॉपर फूड ग्रेन, उनके पास वास्तव में खाद्यान्न भी नहीं है, स्टेबल एम्प्लॉयबिलिटी भी नहीं है, उनके पास स्थिर रोजगार नहीं है, बचत का स्तर बहुत कम है, पूंजी के स्तर बहुत कम है और बहुत अधिक लोग जो रोजगार भी प्राप्त किए हैं वो अनौपचारिक क्षेत्र में है। परिणाम स्वरूप भारत जैसी अर्थव्यवस्था में राजकोषीय नीति का महत्व लगातार बढ़ता चाहता है, क्योंकि भारत को अभी हम गरीबी के दुष्चक्र, बचत को बढ़ाना, पूंजी निर्माण की दर को बढ़ाना और इससे ज्यादा है कि अर्थव्यवस्था को स्टेबल इकोनॉमी के रूप में कन्वर्ट करना मुख्य चैलेंज है। आज भारत के सामने मुख्य समस्या वास्तव में नई जनरेशन, उनको के लिए एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना है, न्यूट्रिशनल फूड लेवल को उपलब्ध कराना है ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा उपभोग के स्तर को बढ़ाया जा सके, मातृ मृत्यु दर को कम किया जा सके, शिशु मृत्यु दर को भी कम किया जा सके, कुपोषण एवं परपोषण पर डायरेक्ट प्रहार किया जा सके, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे पास एक अच्छी मानव पूंजी तैयार होकर के सामने आएगी। तभी हम वास्तव में विकासशील राष्ट्र से विकसित राष्ट्र की ओर तेजी से बढ़ सकते हैं। भारत जैसे विकासशील देशों के लिए वास्तव में वित्तीय नीति में समाहित हमें करना पड़ेगा समानता, अर्थात भारत में असमानता बहुत ज्यादा है। यहां पर कुछ लोग तो बहुत अधिक पूंजीपति हैं और कुछ लोग बहुत कम पैसे वाले हैं, इनके पास रोजी रोटी चलाना भी मुश्किल हो रहा है। अर्थात हमें ऐसी फिस्कल पॉलिसी को अपनाना होगा ताकि इकोनॉमी में इनइक्वालिटी को कम कर सके। हमें समाज के अपर वर्ग पर टैक्स रेट ज्यादा लगाने होंगे और टैक्स से जो पैसा आए हमारे पास, उस पैसे को गरीबों पे खर्च करना होगा। साथ ही साथ सामाजिक दृढ़ता के लिए, सामाजिक सुरक्षा योगदान के लिए हमें विधवा, विकलांग, मानसिक रूप से अस्थिर तथा गरीब तबके के लोगों को वास्तव में सामाजिक हस्तांतरण नियम के द्वारा उनकी क्रय शक्ति को बढ़ाना होगा, तभी हम अर्थव्यवस्था को आगे ले जा सकते हैं। इकोनॉमी में हम स्थिरता की बात यदि हम करते हैं, फ्लक्चुएशन बहुत अधिक होता है। एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करते हैं, किसी प्रोडक्ट का वास्तव में प्राइस किसी वर्ष तो बहुत तेजी से बढ़ जाता है, जैसे प्याज का आप ले लीजिए, 200 रुपए केजी भी हो सकती है और अगले वर्ष ये 2 रुपए केजी हो जाती है, जिससे किसानों को बहुत अधिक नुकसान होता है। परिणाम स्वरूप किसान हतोत्साहित हो जाते हैं। इस प्रकार अर्थव्यवस्था को स्थिरता में लाना होगा। स्थिरता के लिए सरकार को आगे आना होना चाहिए, मंडी के माध्यम से या सरकारी मूल्य नीति के माध्यम से किसानों को सुरक्षा देनी चाहिए और साथ ही साथ मार्केट की अनसर्टेनिटी को खत्म करने के लिए भी प्रत्येक प्रोडक्ट का प्राइस डिटर्मिनेशन करना होगा। हमारे देश में पूंजी निर्माण की दर बहुत कम है। इसका मुख्य कारण क्या है कि लोग अनुत्पादक व्यय पर ज्यादा व्यय करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप पूंजी निर्माण की दर कम हो जाती है। सरकार को चाहिए कि बचत योजनाएं लागू करे, लोगों को अधिक बचत के लिए प्रेरित करे। अधिक बचत के परिणाम स्वरूप लोग अपनी बचतों को बैंक के माध्यम से सरकार को दे देगी, जिसके परिणाम स्वरूप उत्पादक पूंजी व्यय पर हम इस पैसे को खर्च करें और तेजी से अर्थव्यवस्था का विकास संभव हम करें। दूसरे शब्दों में यदि हम कहें तो हमारा व्यय विकासात्मक व्यय होना चाहिए। हमें उन मदों पर स्पेशली ज्यादा फोकस करना चाहिए जिन मदों पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट रैपिडली ग्रोथ करता है, जैसे एजुकेशन पर, जैसे हेल्थ पर, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर पे, जैसे कि कंपनी लोकल प्रोडक्ट प्रोड्यूस की कंपनियां लोकल एरिया में लगाइए। आप दिल्ली, मुंबई जैसे सिटियों में ही सारी कंपनियां क्यों लगाते हैं? अतः आपको लोकल, जैसे उत्तराखंड में जो भी लोकल
कच्चा माल मिलता है, उनकी इंडस्ट्री आप उत्तराखंड में लगा दीजिए, उत्तर प्रदेश में वहां पे लगा दीजिए। इस प्रकार देश में वास्तव में उस राज्य के जितने श्रमिक होंगे अपने राज्य में ही रोजगार प्राप्त कर सकेंगे, और वास्तव में न तो उनका कल्चर प्रभावित होगा, न तो उनकी भाषा प्रभावित होगी, परिणाम स्वरूप इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी तेजी से होता चला जाएगा। वित्तीय नीति का एक और उद्देश्य होता है सार्वजनिक आय को अधिकतम करना। सरकार को चाहिए लग्जरियस प्रोडक्ट, जैसे आपका शराब है, जैसे हमारा फिल्म है, जैसे हमारे कॉस्मेटिक्स सामान है, जैसे हमारे पास वास्तव में व्यसन के जितनी चीजें हैं, इन पर सरकार टैक्स ज्यादा करे। उसके साथ ही साथ आवश्यक वस्तुओं पर टैक्स की मात्रा कम कर दे, ताकि लोग उसका ज्यादा से ज्यादा कंजप्शन बढ़ा सकें, जिसके परिणाम स्वरूप इकोनॉमी में उपभोग का स्तर बढ़ेगा और लोग व्यसन की वस्तुओं का प्रयोग कम करेंगे और इकोनॉमिक डेवलपमेंट तेज हो सकेगा। इस प्रकार सरकार की वास्तव में वित्तीय नीति का सीधा संबंध किसी अर्थव्यवस्था के विकास का एक नया पथ खोजना होगा, जिसमें लोगों के ऊपर या समाज में रहने वाले व्यक्तियों के ऊपर सरकार का व्यय भार ज्यादा ना बढ़ने पाए और उस व्यय से प्राप्त आय का अनुकूलतम प्रयोग किया जाए, ताकि उन्हीं लोगों का कल्याण अधिकतम किया जा सके, जिसके लिए सरकार कर नीति, मौद्रिक नीति, डेप्ट पॉलिसी आदि भी बना सकती है। लेकिन इसका उद्देश्य मिनिमम एक्सपेंडिचर द्वारा वास्तव में ज्यादा से ज्यादा वेलफेयर देना होना चाहिए। धन्यवाद।